तो जो इंपॉर्टेंट पीक्स हैं इनकी बात कर रहे थे। तो इंपॉर्टेंट जो पीक हैं एंडीज पर्वत की, उसमें एक है माउंट अकांकागुआ। तो एक पीक है माउंट, क्या है नाम, तो माउंट अकांकागुआ। माउंट अकांकागुआ की बात करें तो माउंट अकांकागुआ कहाँ है, तो देखिए अपने एटलस में मार्क करिए इसको। यह है चिली और अर्जेंटीना, चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर है माउंट अकांकागुआ। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसके बारे में क्या ध्यान रखना है, यह एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और साथ साथ साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की, साउथ अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी भी है माउंट अकांकागुआ। तो पहली पर्वत चोटी माउंट अकांकागुआ। एंडीज पर्वत में दूसरी जो पर्वत चोटी का ध्यान रखना है वो उसका नाम है ओजास डेल सेलेडो। तो दूसरी पर्वत चोटी का नाम ध्यान रखना है आपको, इसका क्या नाम है, ओजास डेल सेलेडो, कैरो ओजास डेल सेलेडो भी कहते हैं इसे। तो ये ओजास डेल सेलेडो अथवा कैरो ओजास डेल सेलेडो ये भी है कहां पर, तो ये भी है चिली और साथ साथ अर्जेंटीना। तो चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। इसके बारे में जो बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, ये क्या ध्यान रखनी है, ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, ओजास डेल सेलाडो। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चोटी है इसी पर, देखिएगा आप, कोटोपैक्सी। तो देखिए जरा, माउंट कोटोपैक्सी, माउंट कोटोपैक्सी इक्वाडोर की राजधानी है क्वेटो, उसी के समीप है। तो ये कहां पर है, तो हम कह सकते हैं कि इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो के समीप है। इक्वाडोर की राजधानी के कहां पर है, समीप है माउंट कोटोपैक्सी। ठीक है, विषुवत रेखा के समीप अवस्थित है, विषुवत रेखा इसके समीप से गुजरती है माउंट कोटोपैक्सी के समीप से, और यह विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। तो माउंट कोटोपैक्सी के बारे में जो इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, वो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यह विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा, विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है माउंट कोटोपैक्सी। ठीक है, ऐसे ही एक है चिम्बरेजू, उसको भी देख सकते हैं आप लोग, इक्वाडोर की सबसे ऊंची चोटी है जो कि एक ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है, चिम्बरेजो। तो देख लीजिएगा, चिम्बरेजो है, एक चौथी है चिम्बराजो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है।
एंडीज पर्वत का एक पर्वत पदीय पठार है, इसका नाम है क्या? तो आप देखिए बोलीविया का पठार या बोलीवियन प्लेटू, आप देख सकते हैं बोलीवियन प्लेटू या बोलीविया का पठार, तो ये है का क्या? बोलीविया का पठार, ठीक है। इसे अल्टीप्लेनो भी कहा जाता है। तो बोलीविया का पठार है और इस बोलीविया के पठार को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं अल्टीप्लेनो। अल्टीप्लेनो कहा जाता है और टिन के भंडार की दृष्टि से विश्व प्रसिद्ध है। तो यहां पर क्या है? तो यहां पर टिन का भंडार है, टिन भंडार की दृष्टि से यह विश्व प्रसिद्ध है। इनको मार्क कर दीजिएगा आप लोग, चिम्बरेजो है, कोटोपेक्सी है, ठीक है। टिन के भंडार की दृष्टि से विश्व प्रसिद्ध है। इस बोलीविया प्लेटू के पास, इस बोलीवियन प्लेटू में, इसमें दिख नहीं रहा है एटलस में, दो झीलें हैं। एक झील का नाम है टिटिकाका और एक झील है उसका नाम है पोपो झील। तो देखिए जरा आप लोग, इस बोलीविया पठार में ही दो इंपॉर्टेंट झील हैं। एक झील का नाम है टिटिकाका झील और दूसरी झील का नाम है क्या? पोपो झील। तो टिटिकाका और पोपो झील है। अगर टिटिकाका झील की बात की जाए तो टिटिकाका जो झील है, ये टिटिकाका झील कहां पर है? तो टिटिकाका झील है बोलीविया और पेरू पर। तो ये पेरू और बोलीविया, पेरू और बोलीविया की सीमा पर है। विश्व पर सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नेविगेबल लेक है ये। तो विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित, विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील है, नेविगेबल लेक है, विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील है। इस झील के समीप बोलीविया की राजधानी है लापाज। तो इस झील के समीप है क्या? लापाज, जो कि क्या है? बोलीविया की राजधानी है। तो इस झील के समीप बोलीविया की राजधानी लापाज स्थित है, इस बात को ध्यान रखना है। एंडीज पर्वत का एक पर्वत पदीय पठार भी है। तो देखिए जरा, एंडीज पर्वत का गिरिपदीय पठार या पर्वत पदीय पठार है जिसका नाम है पेंटागोनिया का प्लेटू। तो ये है पेंटागोनियन प्लेटू। इस स्थान तक एंडीज पर्वत का विस्तार है और ये पेंटागोनिया डेजर्ट है। अगर इसकी बात करें हम तो ये है आपका एंडीज पर्वत, और इस एंडीज पर्वत पर क्या है? इसका जो पर्वत पदीय पठार है, इसे हमने कहा है, इसका नाम है क्या? पेंटागोनिया का पठार। पेंटागोनिया का पठार, पेंटागोनिया का पठार, ठीक है। पेंटागोनिया का जो पठार है पर्वत पदीय पठार है और यह पेंटागोनिया का पठार वृष्टि छाया क्षेत्र रेन शैडो जोन में स्थित है। पढ़ चुके हैं हम रेन शैडो जोन क्या होता है। तो पेंटागोनिया का पठार वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, वृष्टि छाया क्षेत्र पर स्थित है ये पठार। और वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित होने के कारण यहां पर औसत
वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है, इसलिए यहां पर मरुस्थल का विकास हुआ है और इस मरुस्थल को पेंटागोनिया का मरुस्थल कहते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं पेंटागोनिया का मरुस्थल। पेंटागोनिया का मरुस्थल। तो इस पेंटागोनिया के पठार में, जो कि गिरिपदीय पठार है, इस पेंटागोनियन पठार में क्या हुआ है? शीत मरुस्थल है ये एक प्रकार का। तो यहां शीत मरुस्थल का विकास हुआ है। ठीक है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अर्जेंटीना में यह क्षेत्र पशुपालन, जनजातीय आबादी वाला क्षेत्र है। जनजातीय समुदाय के लोगों के द्वारा यहां पर पशुपालन, मुख्यतः भेड़ पालन का काम किया जाता है। तो इस स्थान पर क्या किया जाता है? पशुपालन। और ये पशुपालन का काम करते हैं कौन? जनजातीय समुदाय। ठीक है। तो यहां पर जनजातीय समुदाय के द्वारा पशुपालन का काम किया जाता है। ये जो है तो सेकंड पॉइंट हुआ। अब हम बात करते हैं मध्यवर्ती मैदान की, जो थर्ड पॉइंट है हमारा। मध्यवर्ती मैदान को 3 भागों में हम बांटेंगे। एक भाग है पंपास, यह है पंपास का रीजन। दूसरा भाग है ग्रैंड चेको का रीजन, यह है ग्रैंड चेको। और तीसरा है अमेज़न नदी बेसिन का क्षेत्र, यह है अमेज़न नदी, इस अमेज़न नदी घाटी का क्षेत्र। ठीक है। तो थर्ड पॉइंट लगाइए। और थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है मध्यवर्ती मैदान। ठीक। कितने भाग हैं? तो सबसे पहला तो हो गया पंपास। पहला जो क्षेत्र है इसका नाम है पंपास। दूसरा ग्रैंड चेको। और तीसरा अमेज़न नदी बेसिन। ठीक है। पंपास जो है, तो पंपास में अर्जेंटीना और उरुग्वे में, अर्जेंटीना और कहां पर? उरुग्वे। अर्जेंटीना और उरुग्वे में समशीतोष्ण घास भूमियां हैं। तो पंपास क्षेत्र में क्या है? अर्जेंटीना और उरुग्वे में ये एक प्रकार की समशीतोष्ण घास भूमि का क्षेत्र है। समशीतोष्ण घास भूमि है। ठीक। अर्जेंटीना में आप जाइएगा तो एक स्थान है, देखिए रोज़ेरियो। कहां पर है? अर्जेंटीना में। तो एक स्थान है, उसका नाम है रोज़ेरियो। और एक स्थान है, इसका नाम है बाहिया ब्लांका। रोज़ेरियो और बाहिया ब्लांका कहां पर हैं? ये दोनों स्थान हैं अर्जेंटीना में। तो अर्जेंटीना में इस पंपास क्षेत्र, यानी कि समशीतोष्ण घास भूमि वाले क्षेत्र में, इस घास भूमि को साफ कर दिया गया है। और अब यहां पर क्या किया जाता है? तो मशीनीकृत गहन कृषि प्रदेश का विकास किया गया है और एकल फसल पद्धति आधारित कृषि प्रदेश का विकास किया गया है। और यहां पर गेहूं का उत्पादन किया जाता है, इसलिए इसे गेहूं की अर्ध चंद्राकार पट्टी कहते हैं। तो यहां पर गेहूं की अर्धचंद्राकार पट्टी के क्षेत्र का विकास हुआ है। पंपास क्षेत्र में जहां की प्राकृतिक दशाएं
फसल उत्पादन की दृष्टि से अनुकूल हैं, वहां पर तो गहन कृषि प्रदेश का विकास हुआ है, वहां कृषि कार्य किया जा रहा है। लेकिन जहां की जिन क्षेत्रों की प्राकृतिक दशाएं कृषि कार्य के लिए अनुकूल नहीं है, वहां पर मांस उत्पादन की दृष्टि से पशुपालन का कार्य किया जाता है। डेयरी उत्पादन के लिए नहीं, ध्यान रखिएगा। यहां क्या किया जा रहा है, जहां की प्राकृतिक दशाएं फसल उत्पादन के अनुकूल नहीं है, वहां पर क्या किया जाता है, मांस उत्पादन के लिए पशुपालन का कार्य किया जाता है। ठीक है। दो शहर हैं, ब्यूनस आयर्स और मोंटेविडियो। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स, और दूसरा है मोंटेविडियो जो कि उरुग्वे की राजधानी है। क्या नाम है, मोंटेविडियो। यहां पर मांस प्रसंस्करण उद्योग, मांस प्रसंस्करण उद्योग का विकास हुआ है। तो दक्षिण अमेरिका का यह क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहां पर औद्योगिक स्तर पर मांस प्रसंस्करण उद्योग का विकास हुआ है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। अब बात करते हैं ग्रैन चैको की। ये जो दूसरा क्षेत्र है, ये तो था हमारा पंपास रीजन, इस पंपास क्षेत्र की बात की। अब बात किया जाए इस ग्रैन चैको रीजन की, ग्रैन चैको के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। बोलीविया के पठार के दक्षिण में है। पहली बात तो देखिए, बोलीविया के पठार के दक्षिण में है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है आखेट की भूमि। तो ग्रैन चैको के बारे में कुछ बातें अब समझते हैं। सेकंड जो हमारा क्षेत्र है, क्या नाम है इसका, ग्रैन चैको। कहां है, तो बोलीविया के पठार के दक्षिण का क्षेत्र है, लगभग दक्षिण का क्षेत्र है। बोलीविया के पठार के लगभग दक्षिण का क्षेत्र है। ठीक है, ग्रैन चैको। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है इसके बारे में कि इसका जो शाब्दिक अर्थ है, ग्रैन चैको का शाब्दिक अर्थ होता है आखेट भूमि। पहले जो है तो जनजातीय समुदाय के द्वारा इस स्थान पर जीवन निर्वहन के लिए आखेट का काम किया जाता था। जनजातीय समुदाय के द्वारा जीवन निर्वहन के लिए आखेट का काम। लेकिन वर्तमान समय में अब जनजातीय समुदाय के द्वारा यहां पर पशुपालन का कार्य किया जा रहा है। तो ध्यान रहे यह क्षेत्र कैसा है, तो प्रारंभ में यहां पर आखेट भूमि नाम था, जैसा कि नाम ही है इसका। तो जनजातीय समुदाय के द्वारा आखेट का काम किया जा रहा था, लेकिन अब वर्तमान समय में इस क्षेत्र में क्या किया जा रहा है, तो यहां पर अब बृहद स्तर पर पशुपालन का कार्य करवाया जा रहा है। तीसरा जो क्षेत्र है वो तीसरा क्षेत्र है अमेजन नदी का क्षेत्र, जिसे हम कह रहे हैं अमेजन नदी घाटी का प्रदेश। तो चलते हैं पेरू, पेरू में चलते हैं एंडीज पर्वतीय क्षेत्र में। तो पेरू और पेरू में चलते हैं कहां, एंडीज पर्वत। ठीक है, पेरू और पेरू में चलते हैं एंडीज पर्वत के पास। एंडीज पर्वत से इस नदी का उद्गम होता है और कहां जाती है, तो ये जाती है कहां पर, यहां से निकलती है अमेजन नदी। ये जाती कहां पर है, तो इसका मुहाना है अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर में इसका मुहाना है। इस नदी के मुहाने के समीप से आप देखेंगे तो विषुवत रेखा गुजर रही है। तो अमेजन नदी के मुहाने के समीप से विषुवत रेखा गुजरती है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है। अमेजन नदी की अगर बात की जाए तो अपवाह क्षेत्र और जल आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है।
कैसे? तो अपवाह क्षेत्र व जल आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अपवाह क्षेत्र और जल आयतन की दृष्टि से, और नील नदी के बाद विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी भी है। तो ये विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है, दूसरी बात। ठीक। इसकी एक सहायक नदी है जो इसके बाएं तट से आकर के मिलती है, और इस सहायक नदी का नाम है निग्रो नदी। निग्रो। और ये जिस जगह पर मिलती है उस जगह स्थान का नाम है मानूस। तो ये आकर के मिलती है कहां पर? मानूस। अमेजन नदी बेसिन में रबर को पहली बार देखा गया था, और ये क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहां पर रबर का उष्णकटिबंधीय वर्षावन प्रदेश है, और उष्णकटिबंधीय वर्षावन प्रदेश में रबर का क्या होते हैं? तो यहां पर रबर के वृक्ष पाए जाते हैं। यह क्षेत्र कैसा क्षेत्र है? तो इस स्थान पर क्या किया जा रहा है? तो इस स्थान पर या इस नदी घाटी क्षेत्र में मानोस जो क्षेत्र है, मानोस कैसा क्षेत्र है? तो मानोस में रबर संग्रहण का क्या है? तो रबर संग्रहण का महत्वपूर्ण केंद्र है ये। तो मानोस रबर संग्रहण का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। रबर संग्रहण का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण केंद्र है। इसके बाद एक नदी है मडीरा नदी। मडीरा जो कि अमेजन की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है। ठीक है। यहां के जो लोग हैं, इस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय वर्षावन प्रदेश है, तीव्र वर्षा वाला क्षेत्र होता है। यहाँ के लोग क्या करते हैं? बड़े बड़े अपार्टमेंट टाइप के घर बनाते हैं, इसे कहते हैं मलोका। और इन बड़े बड़े अपार्टमेंट टाइप के घरों में रहते हैं, जिनकी जो घर की छत है तीव्र ढाल वाली छत होती है, ताकि वर्षा का जल तीव्रता से बह जाए। तो तीव्र ढाल वाली छतें पाई जाती हैं। बोमिलाइट जो है, तो यहाँ पर बोमिलाइट एक प्रकार का परजीवी पौधा होता है, और ऐसा पौधा होता है जिसकी पत्तियों पर वाटर बॉडी वाला पौधा है, पत्तियों पर जल संग्रहण रहता है। तो मेढक वगैरह आदि अपने अंडा देने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इनकी पॉकेट में जो, इनकी पत्तियों के पॉकेट में जो जल होता है उस जल का। ठीक है। तो ये कुछ बातें थी। अब जो तीसरा अंतिम जो क्षेत्र है, सॉरी चौथा क्षेत्र, इस चौथे क्षेत्र को हम लोग कहते हैं पूर्वी उच्च भूमि का क्षेत्र। कल हमने मार्क किया था, जहां पर दो इंपॉर्टेंट क्षेत्र आते हैं। एक क्षेत्र है गुआना हाईलैंड, गुआना उच्च भूमि का क्षेत्र गुआना हाईलैंड, और दूसरा है ब्राजीलियन हाईलैंड का क्षेत्र। ठीक है। तो गुआना हाईलैंड और ब्राजीलियन हाईलैंड, ये दो रीजन आते हैं इस पर। दोनों क्षेत्रों की बात करें, अगर गुआना हाईलैंड की बात करें, तो गुआना हाईलैंड महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो क्षेत्र है ओरिनिको नदी का अपवाह क्षेत्र है। तो इसके बारे में ध्यान रखना है, ये ओरिनिको नदी का अपवाह क्षेत्र है। ठीक है। जो इसको हम इस तरह से कर लेते हैं, पूर्वी उच्च भूमि, और पूर्वी उच्च भूमि में दो क्षेत्र हैं, एक का नाम है गुआना उच्च भूमि, और जो दूसरा क्षेत्र है, इस दूसरे क्षेत्र का नाम है क्या? ब्राजीलियन
उच्च भूमि का क्षेत्र। ठीक है, जो गुआना उच्च भूमि है ये इंपॉर्टेंट है, ये ओरिनिको नदी का अपवाह क्षेत्र है। ओरिनिको नदी का अपवाह क्षेत्र है। यहां से एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम है क्या? ओरिनिको नदी। और ये ओरिनिको नदी कहां पर? तो कैरिबियन सागर में, अटलांटिक महासागर में कौन सा सागर है? कैरिबियन सागर में जाकर गिरती है। इस नदी का जो तटवर्ती क्षेत्र है, इस नदी का जो क्या है, तटीय क्षेत्र है, इस तटीय क्षेत्र में खनिज भंडार पाए जाते हैं। तो खनिज भंडार की दृष्टि से इसका तटवर्ती क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसकी एक सहायक नदी है, इस सहायक नदी का नाम है कैरो नदी। तो इसकी एक सहायक नदी है, इसका नाम है कैरो नदी। और इस कैरो की सहायक एक नदी है, इसका नाम है चुरुन, चुरुन नदी। चुरुन नदी पर ही एंजेल जलप्रपात है। तो इस नदी पर क्या है? तो यहां पर है एंजेल जलप्रपात। और आप जानते हैं एंजेल के बारे में कि ये क्या है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो एंजेल जलप्रपात इसी चुरुन नदी पर अवस्थित है, जो कि किसकी सहायक नदी है? ओरिनिको नदी की सहायक कैरो नदी, ओरिनिको नदी है, उसकी सहायक नदी है कैरो नदी, उसकी सहायक है चुरुन नदी। तो इस चुरुन नदी पर अवस्थित है। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को। अब अंतिम बात कर लेते हैं। अंतिम बात है ब्राजीलियन उच्च भूमि। और ब्राजीलियन उच्च भूमि दो चीजों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ब्राजीलियन उच्च भूमि के बारे में दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात तो ये खनिज भंडार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो ब्राजीलियन उच्च भूमि के बारे में ध्यान रखना है। ये ब्राजीलियन हाईलैंड वाला जो क्षेत्र है, यहां पर खनिज भंडार है, और विशेष रूप से किसका? तांबा का भंडार है। तो तांबा का भंडार है, पहली बात। और दूसरी बात क्या ध्यान रखना है, यहां पर क्या है? तो कॉफी का उत्पादन होता है, और कॉफी उत्पादन की दृष्टि से एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो दूसरी बात ध्यान रखना है, यह क्षेत्र किसके लिए? कॉफी उत्पादन, कॉफी के उत्पादन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और यहां पर कॉफी के जो बागान हैं, इन कॉफी बागानों को फजिंडा कहते हैं। कॉफी बागानों को क्या कहा जाता है? फजिंडा कहा जाता है। दो स्थान आप देखिए, साओ पोलो और सेंटोस। तो आप एक देखेंगे, एक स्थान होगा साओ पोलो और एक स्थान है सेंटोस। साओ पोलो है और है सेंटोस। ठीक है, तो ब्राजीलियन हाईलैंड में कॉफी का क्या है? काफी खेती की जाती है। साओ पोलो एक संग्रहण केंद्र है, तो यहां पर क्या किया जाता है? संग्रहण किया जाता है। और ये बंदरगाह है, तो इसे बंदरगाह, सेंटोस बंदरगाह से विश्व में निर्यात कर दिया जाता है। इसे कहवा बंदरगाह भी कहते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे क्या कहा जाता है? कहवा, कहवा बंदरगाह भी कहा जाता है। और साओ पोलो से सेंटोस तक एक रेल चलती है, इस रेल को कहते हैं कॉफी रेल। तो इसे कॉफी रेल भी कहा जाता है। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं, तो फिर टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।